हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो अपनी क्लास 10th की सीरीज चल रही है लास्ट मंथ प्रिपरेशन के लिए, इसमें चैप्टर 3 हम कर रहे थे। उसकी 2 वीडियो मैं अवेलेबल करवा चुका हूँ। तो जो कोई भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, चाहे तो बाकी के वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, तो आप चाहें वो भी देख सकते हैं। अब आज के इस चैप्टर में आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा एक्वारेजिया किंग ऑफ एसिड इसको बोला जाता है। इसी के रिगार्डिंग पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आज का, जिसमें दे रखा है एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक्वारेजिया क्या है और इसके क्या उपयोग हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन किताब देख लीजिए। और यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं जिनकी मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। यह सोने और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। यह एक प्रबल संक्षारक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और नीचे दिए 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना है, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए एमसीक्यूज लेके आता हूँ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आता हूँ, इसमें ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको बड़े रूप में मिल जाए किसी भी इस क्वेश्चन या इस टॉपिक में से किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है ज़्यादा मार्क्स का, कम मार्क्स का, तो आपको किस तरह इसको हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं एक्वारेजिया की। जहाँ पे 3 कथन है वो अब हम डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग, तो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक्वारेजिया जो है ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है, 2 अम्लों को मिला के बनाया हुआ है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं, जितने भी मेटल है, जितने भी धातु हैं, क्योंकि ये धातु और अधातु वाला चैप्टर है, तो जितने भी जो धातु हैं ये अम्ल के साथ क्रिया कर सकते हैं। तो ये अम्लों के साथ क्रिया कर जाते हैं आसानी से। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जैसे कि प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ धातु ऐसी थी जो किसी भी एसिड के साथ, किसी भी प्रकार के अम्ल के साथ ये जो है क्रिया नहीं करती। तो लेकिन जब इनका अगर हम प्योरीफिकेशन करें या फिर कभी इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाएं, जैसे कि हम जो सिल्वर होता है वो एक टाइम के बाद हम सिल्वर की जो ज्वेलरी यूज़ करते हैं, तो सिल्वर के जो गहने यूज़ करते हैं वो जो है डार्क होने लगते हैं, उन पर एक ब्लैक लेयर की परत सी चढ़ने लगती है। इसी प्रकार गोल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये काफ़ी समय बाद हमको देखने को मिलता है। लेकिन एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी भी प्रकार के कितने भी मतलब नॉन रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, मतलब ये जो मेटल्स हैं, मैं रिएक्टिविटी सीरीज की भी आज की क्लास में बात करूंगा। ये जो मेटल्स हैं अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं, या फिर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अक्रियाशील होते हैं। ये अक्रियाशील धातुएं होती है। लेकिन यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार किया गया 2 अम्लों को मिलाकर, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से वो अम्ल हैं। तो एक है उसके अंदर HCl और एक है HNO3, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इसको बोला जाता है। और इनका जो रेशियो है 3:1 में इनको मिलाया गया और एक सॉल्यूशन बनाया गया। यानी कि अगर सॉल्यूशन 4 लीटर बनाया गया तो 3 लीटर HCl का वहाँ पे उपयोग किया गया, और उसी के साथ 1 लीटर जो है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का हमने उपयोग किया और 3:1 का एक सॉल्यूशन बनाया जिसे हम बोलते हैं एक्वारेजिया। और क्योंकि ये सभी प्रकार के मतलब इनएक्टिव मेटल्स के साथ भी क्रिया कर जाता है, इसीलिए ये किंग ऑफ एसिड भी कहलाता है। ये सबसे मतलब ये एक ऐसा प्रकार का सॉल्यूशन है कि जितने भी जो एसिड्स हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल ये एसिड है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो 3 अणु हैं HCl के, उसके साथ एक अणु HNO3 का हम बोल सकते हैं, या फिर 3:1 में ये पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। पहली चीज़ तो आपकी यहाँ से क्लियर हो गई, क्योंकि पहला जो कथन है उसमें दे रखा था कि HNO3 जो है वो 3 है और HCl जो है वो 1 है, जबकि ऐसा नहीं है, उल्टा है ये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला जो स्टेटमेंट, पहला जो कथन वहाँ पे दिया हुआ है वो गलत हो जाता है। अब हम दूसरे कथन की बात कर लेते हैं, उसमें क्या बात कर रखी है उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि यह सोने प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। ये भी बिल्कुल सही है। मैंने भी आपको बताया कि प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड यानी सोने जैसी जो धातुएं हैं
इनको गलाने में ये सक्षम होता है या फिर इनसे ये रिएक्ट कर जाता है आसानी से। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये एक प्रबल संक्षारक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब ये इनको जो है गला सकता है, अपने अंदर विलीन कर सकता है, इनकी एक स्टोरी भी है, वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। तो ये एक प्रबल संक्षारक, संक्षारक मतलब होता है कोरोजन, यानी किसी चीज़ का कोरोजन। हमने अभी पढ़ा था कि कोरोजन से बचाने के आपके चैप्टर के अंदर उपाय भी दे रखे हैं, तो वो चीज़ें हैं, तो कोरोजन उसको हम बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कोरोसिव सॉल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं, बहुत प्रबल संक्षारक इसको हम बोल सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम में ये 1 नंबर का स्पेशली ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्रबल संक्षारक कौन है, तो आप एक बार इजिया लिख सकते हैं उसका आंसर। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा था एक स्टोरी जो है इसके पीछे, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे देशों में लड़ाइयाँ चल रही थी, और जैसे बहुत से लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार उस टाइम पे मिले हुए थे। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, जब मुगलों का आक्रमण जब भारत के ऊपर हुआ करता था स्टार्टिंग में, या फिर उससे पहले और भी विदेशी बहुत से लोग आए जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, और भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है गोल्ड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ें पता थी, तो वो क्या करते थे अपने सोने को, इसका एक जैसे ये कंटेनर है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक्वारेजिया भरा हुआ है, ठीक है, तो हम जैसे ही, जैसे कि अगर इसका जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मैं आपको बता दूं पारदर्शी कलर होता है। जैसे अगर एक कांच के गिलास में आप पानी को भरोगे तो इधर से उधर आर पार दिखाई देता है, उसी प्रकार एक्वारेजिया का जो सॉल्यूशन होता है वो भी इसी प्रकार ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें जैसे ही हम प्लेटिनम गोल्ड कोई भी ज्वेलरी यानी कोई भी गहना इसके अंदर जैसे ही हम डुबोएंगे, तो वो उसके साथ तुरंत अभिक्रिया करके या उसके साथ रिएक्ट करके उसको गायब कर देगा, यानी वो भी दिखाई नहीं देगा। उसको सेपरेशन करने का अलग मेथड है, वापस से उसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है वो एक अलग मेथड है। तो जब लुटेरे आते थे तो क्या होता था कि ऐसे कंटेनर जो एक्वारेजिया के हैं उनके अंदर वो अपने नोबेल प्राइज को डाल देते थे, तो वो उनके अंदर मिक्स हो जाता, तो वो जो है उनको बचा लिया करते थे कुछ इस प्रकार। तो दूसरा मैं आपको बताऊं, आजकल गांव में जो है वो एक सॉल्यूशन लेकर जो ज्वेलरी साफ क्लीन करने वाले आते हैं, या फिर अगर आप सुनार के पास जाएंगे ज्वेलरी क्लीन करवाने, तो एक बार इजिया सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी वहाँ पे किया जाता है। पहली चीज़ तो ये दोनों ही जो है कंसनट्रेटेड यानी सांद्र अवस्था में जो है उपयोग किए जाते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ही आप सुनार के पास ज्वेलरी अपनी क्लीन करवाने जाएंगे तो उसके अंदर डिप करेंगे, और जैसे ही उसको निकालेंगे तो वहाँ पे एक और चीज़ होती है कि कुछ मात्रा उस जो गंदगी थी उसी के साथ साथ अपना जो एटम्स है कुछ, जैसे गोल्ड, अगर हमने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई है उसको हमने क्लीन करवाया, तो एक्वारेजिया के अंदर कुछ पार्टिकल्स उसके रह जाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है वो खत्म हो जाती है चीज़। कंप्लीट आपको ये समझ आया होगा। एक्वारेजिया में से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आपको होगी, और किसी भी प्रकार का फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, और हमको बताना है कौन सा पेयर ऐसा है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, सॉरी जो न्यूनतम अभिक्रिया वाला है, लिस्ट रिएक्टिव है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज के मैंने आपसे बात की थी लास्ट क्लास में भी, तो आज मैं उसको बता ही देता हूँ पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट देख लेते हैं। इसमें पेयर दिए हुए आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, और मैं रिएक्टिविटी सीरीज जैसे ही आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होगा अपना। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, जिसमें कुछ कुछ मेटल्स के नाम मैं यहाँ पे बताऊंगा एक सीरीज के अंदर, यानी वो जमे हुए हैं एक सीरीज में, जमाए हुए हैं, और जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो वो जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो ये आपको समझना है, ऊपर के जो मेटल्स हैं अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो रिएक्टिविटी उनकी बढ़ती है, यानी वो आसानी से किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट यानी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बना देता हूँ, और इसको याद करने का छोटा सा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। आपको डायरेक्टली इनके नाम के अकॉर्डिंग इनको याद करना है। ली के, नाना, काका, मांगे, अलमारी, जानकर, पैरों की। ये जो है इधर हम इस साइड से इस साइड चल रहे हैं, अभी आगे इसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। सीढ़ी, निकाली, सुन रहा था, ठीक है।
तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है और उसमें मैंने जो है एटॉमिक सिंबल यहाँ पे यूज़ किए हैं। अगर मैं इनके नाम आपको बता दूँ तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस यानी आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लीड, हाइड्रोजन। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके नीचे जितने भी हैं और नीचे हम चले जाएंगे तो ये तो बिल्कुल जो है लीस्ट रिएक्टिव है। ये लीस्ट रिएक्टिव से मेरा मतलब है सबसे कम क्रियाशील ये होते हैं, ठीक है। सबसे कम क्रियाशील धातुएं ये है, लेकिन हम जैसे ही इधर से ऊपर चलेंगे तो ये आसानी से जो है क्रियाशील होती चली जाएंगी। यानी इधर से इधर क्या हो रहा है कि क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन बात करें इधर की तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रियाशीलता घटती जा रही है। अगर ऊपर से नीचे की बात करें तो क्रियाशीलता घटती जा रही है। तो मैंने इनके नाम आपको बता दिए, आपको ये याद करना है। इसके बाद आपके जो है सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रिया वाला। तो सर्वाधिक तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम है और न्यूनतम है यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन है इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाता है। और आप स्क्रीन पे इसके अलावा देख भी पा रहे होंगे अब कि किस प्रकार इसका आंसर क्या होने वाला है। और ये एक्टिविटी सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको लर्न करना है, या फिर आप चाहें तो इसको नोटबुक में उतार भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अपना जो क्लास का 11th क्वेश्चन ये होने वाला है। संक्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरोजन की मैंने आपसे बात कर ली है। अगर कोरोजन पे आप कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, एक्सप्लेन कंप्लीटली इसको एक्सप्लेनेशन इसका देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाएं डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स मैंने करवाया हुआ है, आप चाहें तो कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है। पहला तो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है। अगले कथन की हम बात करते हैं। वायु में खुले रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। तो जो दोनों जो कथन यहाँ पे दिए हुए हैं हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कोरोजन होता क्या है, संक्षारण होता क्या है। तो आपको पता होगा जब लोहे को जंग लगती है, अगर आपको पता है इस प्रकार जब किसी लोहे के किसी भी चीज़ को हम बाहर रख देते हैं काफ़ी लंबे समय तक, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन और एयर और मॉइस्चर, हवा में जो मॉइस्चर उपस्थित है उनकी उपस्थिति में जब काफ़ी समय तक वो रहता है तो आयरन जो है वो प्योर लोहा है वो अभिक्रिया करके इनके साथ और फेरस ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि अपने ऑक्साइड यहाँ पे बन जाते हैं, जितने भी जो मेटल्स हैं वो अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, और इसी को जो है संक्षारण बोलते हैं। और संक्षारण के बचने के जो उपाय हैं वो क्या क्या है, जैसे पेंट वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह, तो उनकी भी हमने उस वीडियो में बात की हुई है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो दो कथन दिए हुए हैं दोनों के दोनों एकदम सही है। इसमें क्या होता है कि जो सिल्वर होती है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो जो सिल्वर है, चांदी, एटॉमिक सिंबल की अगर हम बात करें तो होता है Ag। अब रिएक्शन इसके अंदर क्या होता है आपको ध्यान रखना है। अगर सिल्वर का कोरोजन की प्रोसेस या रिएक्शन अगर उसने पूछी, अभिक्रिया अगर वो पूछ ले क्वेश्चन में, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ये मिल जाए क्वेश्चन की चांदी का संक्षारण किस प्रकार होता है, अभिक्रिया बताइए, तो आप लिख भी सकते हैं और साथ के साथ आपको अभिक्रिया भी लिखनी पड़ेगी। और वो अभिक्रिया किस प्रकार आप लिखेंगे वो आप देख लीजिए। Ag प्लस, क्योंकि एक तो वाटर उपस्थित है, उसके अलावा सल्फर भी उपस्थित है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ये कहाँ पे उपस्थित है, एयर के अंदर। एयर जो अपने चारों तरफ जैसे कि चांदी की कोई चीज़ हमने रख दी तो यहाँ पे क्या होगा इसका, तो ये जब इसका जब क्या होगा यहाँ पे कोरोजन या संक्षारण होता है तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे जो है हम दो Ag के मॉलिक्यूल दो Ag के एटम उपयोग करेंगे और H2O प्लस सल्फर जो है यहाँ पे उपस्थित है एयर के अंदर। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये Ag2S ये बन जाएगा। 2S यानी दो मॉलिक्यूल दो एटम किसके, Ag यानी सिल्वर के, और एक सल्फर का एटम मिलकर Ag2S यहाँ पे बना लेंगे। और ये जो इसे क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ
सिल्वर सल्फाइड इसको बोला जाता है। वहीं सेकंड में आपको बताता हूँ कॉपर, तो Cu उसका एटॉमिक सिंबल होता है किसका, कॉपर का। ठीक है, मैं एक और चीज़ आपको बता रहा था, इसका कलर कैसा हो जाता है फिर, इसका कलर जो है काला पड़ जाता है। ठीक है, ठीक, इसका जो रंग है वो काला पड़ जाएगा। वहीं अगर बात करें कॉपर की तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉपर के साथ भी क्या होगा कि एयर में उपस्थित मॉइस्चर प्लस CO2, ठीक है, इनकी जब अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना लेगा, CuCO3। ठीक है, CuCO3, और इसको बोला जाता है कॉपर कार्बोनेट। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट इसको बोला जाता है। और ये कॉपर का संक्षारण यहाँ पे हो चुका है और एक नया प्रोडक्ट बना है कॉपर कार्बोनेट। तो और इसका जो रंग है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपने देख लिए, दोनों जो मेटल हैं और बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव ये मेटल्स होते हैं, लेकिन इनका कोरोजन होता है तो किस प्रकार से होता है उसकी अभिक्रियाएं मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अगर किसी को इनमें डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अगर चाहे तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन 12 है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो ये परत चढ़ाने वाले जो मैंने आपको बात बताई है, तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताया। उसमें गैल्वेनाइजेशन एक टॉपिक है, उसकी भी मैंने बात कर रखी है। और गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है यशद लेपन, उसको बोला जाता है। ठीक है, और यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इसीलिए होता है कि जो आयरन वगैरह है इनको बचाया जा सके, किससे, कोरोजन यानी रस्टिंग होने से, उसको यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस का हम उपयोग कर सकते हैं। जिसके तहत क्या होता है कि सपोज डेट की ये एक लोहे की जो है ईंट है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लोहे का टुकड़ा है ये। ठीक है, अब Fe होता है ये, इसका एटॉमिक सिंबल होता है Fe। ठीक, अब क्या होगा कि अगर इसके ऊपर हम जिंक या फिर अगर इसके ऊपर हम जो है ये किसकी, जिंक, हिंदी में इसको बोला जाता है जस्ता, इसका जब लेप कर देंगे हम तो यही जो प्रोसेस है वो गैल्वेनाइजेशन होगी। और ये किस प्रकार इस आयरन को बचाती है कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आपने देखा होगा कि जिंक ऊपर है फेरस या आयरन से, तो अगर जिंक ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, जिंक ऊपर है और फेरस है उसके नीचे, तो मैंने आपको बताया था जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, अभिक्रियाशील होते जाएंगे वो धातु। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मॉइस्चर और एयर की उपस्थिति में फेरस और इसके ऊपर चढ़ी जिंक की लेयर आएगी कांटेक्ट के अंदर, तो इसका ऑक्साइड बनने के बजाय इसका नहीं बनेगा और इसका ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और उन मॉलिक्यूल्स के साथ इसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका जो है संक्षारण हो जाएगा और ये जो है आयरन की जो चीज़ है, जो वस्तु है या जो ये टुकड़ा है, इसको बचा लेगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और यहाँ पे इस जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है जस्ता या जिंक, जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आप डिटेल आंसर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और काफ़ी ऐसे जो है चीज़ें या ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिस प्रकार जिनसे जो है आप आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया। अब इनमें से किसी को अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, या फिर अगला कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें, इस चैप्टर के बाद एक और क्लास अभी आपकी आएगी और इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर हमको स्टार्ट करना चाहिए तो पहले हम उनको ले लेंगे। कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिए या फिर टॉपिक्स भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।